हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। तो आप सभी देख रहे हैं मेरी ज़िंदगी हो तुम भाग 20। इससे पहले इस कहानी के 19 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज़ आप सभी लोग वो भाग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो आप सब ने अब तक पढ़ा था, अतुल मिष्टी को अपनी बाहों में भर लेता है और उसे ज़बरदस्ती किस करने लगता है। तभी वहाँ पर प्रिंस आ जाता है और जैसे ही अतुल ने प्रिंस की आवाज़ देखी और उसने पीछे मुड़कर प्रिंस को देखा, वो बहुत ही ज़्यादा हैरान रह गया। तभी उसका फ़ोन अचानक से बजा तो वो बिना कुछ बोले गुस्से से वहाँ से मिष्टी को धमकी देकर चला जाता है। अब देखते हैं आगे। अग्निहोत्री इंडस्ट्रीज़ में बोर्ड ऑफ मीटिंग का माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्म था। वहाँ सभी एम्प्लॉयज़ और डायरेक्टर के साथ साथ हर एक टीम डरते हुए बैठी हुई थी। अतुल इस वक्त प्रोजेक्टर पर चल रहे एक ग्राफ को बड़े ही गौर से देख रहा था। उसके एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा डार्क थे। कुछ ही देर में ब्लू क्राफ्ट खत्म हुआ और प्रोजेक्टर बंद हुआ। प्रोजेक्टर बंद होते ही अतुल टेबल पर अपने हाथ को गुस्से से पटकते हुए बोला, अब अगर इस प्रोजेक्ट से किसी ने भी कोई भी छेड़खानी की तो मैं उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा, क्योंकि अभी तक तुम सब ने सिर्फ और सिर्फ मेरा गुस्सा देखा है। और अगर मेरा असली चेहरा अभी किसी ने भी नहीं देखा तो मैं नहीं चाहता कोई मेरा असली चेहरा देखे। यह सुनते ही वहां मौजूद सभी एम्प्लॉयज़ और डायरेक्टर थर थर कांपने लगे। असिस्टेंट ने तुरंत ही डरते हुए कहा, सर आप फिक्र मत कीजिए, अब इस प्रोजेक्ट से कोई भी छेड़खानी नहीं होगी। अतुल गुस्से से अपने कोट को उठाता है और फिर वहां से बाहर की तरफ निकल गया। असिस्टेंट भी तुरंत ही पीछे पीछे अतुल के चला जाता है और अतुल अपने कैबिन में आया और सोफे पर अपने कोट को गुस्से से फेंक दिया। और तभी असिस्टेंट ने डरते हुए कहा, बॉस क्या मैं आपके लिए कॉफ़ी लेकर आऊं? अतुल ने गुस्से से चिल्लाते हुए उसे देखकर कहा, मेरे पर्सनल डॉक्टर को बुलाओ। पर्सनल डॉक्टर का नाम सुनकर असिस्टेंट ने भी ना समझी में कहा, लेकिन लेकिन क्यों बॉस, आपको कुछ हुआ है क्या? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या ये सुनते ही अतुल ने गुस्से के साथ कहा, मैंने जितना कहा है सिर्फ उतना करो, डॉक्टर को जल्दी बुलाओ। ये सुनते ही असिस्टेंट ने भी अपना सिर हाँ में हिला दिया और कुछ ही देर बाद वहां पर डॉक्टर अंदर आते हुए बोले, मिस्टर अग्निहोत्री, आपने मुझे इतना अर्जेंट में क्यों बुलाया है? आखिर आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आर यू ओके और नॉट? तभी अतुल ने डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा, मुझे पैटर्निटी टेस्ट कराना है। पैटर्निटी टेस्ट का नाम सुनते ही डॉक्टर भी थोड़ा हैरान हो गए और फिर उन्होंने न समझी में कहा, व्हाट? लेकिन किसका पैटर्निटी टेस्ट कराना चाहते हैं आप? इसके जवाब में अतुल ने पॉकेट से कुछ निकाला और उसे टेबल पर रख दिया। डॉक्टर ने जैसे ही टेबल पर एक टुकड़े बाल को देखा, वो थोड़ा सा हैरान हो गए और फिर हैरानी से बोले, ये किसका बाल है मिस्टर अग्निहोत्री? और आप मुझे साफ साफ बताइए कि आखिर आप किसका पैटर्निटी टेस्ट कराना चाहते हैं? इसके जवाब में अतुल ने बिना किसी भाव के बोला, वो एक छोटा सा बच्चा है जिसका सच मेरे सामने आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अभी मैं उसके ऊपर अपना क्लेम नहीं कर सकता हूँ और ये पैटर्निटी टेस्ट मुझे जल्द से जल्द चाहिए और इसका रिज़ल्ट कल तक मेरे हाथ में आना चाहिए और मुझे इसके अलावा आपसे कोई उम्मीद नहीं है। डॉक्टर ने भी उस बाल के टुकड़े को उठा लिया और बोला, आप फिक्र मत कीजिए, आप जैसा चाहते हैं हम वैसा ही करेंगे मिस्टर अग्निहोत्री। लेकिन ये टेस्ट अगर नेगेटिव हुआ तो, और अगर जिस बच्चे की आप बात कर रहे हैं वो बच्चा आपका नहीं हुआ तो आप कैसे इस पे क्लेम करेंगे? अभी डॉक्टर अपनी बात को पूरी कर पाता उससे पहले ही अतुल गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, मुझे उस पर यकीन है, वो कभी भी मेरे अलावा किसी दूसरे के करीब नहीं जा सकती। इसीलिए मैं बस इस फॉर्मेलिटी को पूरा करना चाहता हूँ और बाकी मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, जिससे मैं उस लड़की को बता सकूं कि उसने मुझसे सच छुपाकर कितनी बड़ी गलती की है। मुझे किसी भी डीएनए टेस्ट या फिर पैटर्निटी टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस वक्त मुझे उस कागज़ की रिपोर्ट की ज़रूरत है। इसीलिए जल्द से जल्द इसका रिज़ल्ट मुझे चाहिए। अब जाओ यहाँ से, गेट आउट। ये सुनते ही डॉक्टर ने तुरंत ही अपना सर हाँ में हिला दिया और वो हड़बड़ी के साथ अपनी चेयर से उठते हुए वहाँ से बाहर की तरफ निकल गया। उसके जाने के बाद अतुल ने अपनी आंखें बंद की और अपने सिर को सोफे से टिका दिया और फिर उसने बिना किसी भाव के साथ कहा,
अब मुझे सच जानना है, वो सच जो 5 साल तक मुझसे छुपा हुआ था। मगर तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मैं जानता हूँ कि तुमने थोड़ा गलत फहमी में आकर मुझे छोड़ दिया था, लेकिन तुमने मेरी बेटी को खुद से दूर क्यों किया? तुमने उसके साथ अच्छा नहीं किया है। तुम्हें उसे इस तरह से किसी कूड़ेदान में नहीं फेंकना चाहिए था, वो भी अपने ही बच्चे को। कभी भी नहीं। तुमने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है और इसकी सज़ा मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। बहुत ही जल्द तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। शाम का वक्त हो चला था। कार में इस वक्त माही विंडो के बाहर देख रही थी। उसका चेहरा अभी भी लाल था और उसके दिमाग में वो सारी बातें चल रही थी जो आज शाम पार्टी में हुई थी। तो वहीं मलंग इस वक्त अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। तभी माही अपनी तिरछी नज़रों से मलंग को घूरने लगी और मलंग को देखकर उसने थोड़ा सा चिढ़कर कहा, मलंग, क्या तुम वाकई उस न्यू कमर को छोड़ दोगे ना? इसके जवाब में मलंग ने बिना किसी भाव के उसे देखते हुए कहा, मुझे अपनी बातें रिपीट करने की आदत नहीं है और यू नो वेरी वेल। ये सुनकर माही ने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे इस बात का बहुत ही ज़्यादा डर है कि तुम उसके साथ वापस से कुछ ना कर दो, क्योंकि मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तुम कुछ भी कर सकती हो। ये सुनकर मलंग उसे घूर कर देखने लगा और ये देखकर माही को कुछ भी समझ में नहीं आया और वो थोड़ा ना समझी में उसकी तरफ मुंह बनाकर बोलती है, क्या हुआ? तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? इसके जवाब में मलंग ने अब माही की तरफ देखते हुए कहा, क्या मैं तुम्हारे करीब आ सकता हूँ? माही को कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन उसे मलंग की आंखों में साफ साफ कुछ दिखाई दिया। उसे देखकर वो तुरंत ही अपनी सीट से चिपकती हुई बोली, मलंग, तुमने पहले ही सबके सामने बहुत कुछ कर लिया है मेरे साथ, और अब अगर तुमने यहाँ भी कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कितनी मुश्किल से मैंने वहाँ पर खुद को संभाला था। क्या सोचेंगे सब मेरे बारे में? लेकिन अभी भी मुझसे समझ में नहीं आ रहा है कि अब सब हमारे बारे में क्या सोचेंगे। शुक्र है इस बात का कि वहाँ मीडिया नहीं थी, वरना हम दोनों के किसिंग सीन कल ही मीडिया में आ जाते और चारों तरफ हमारे बारे में ही बातें होती। लेकिन वहाँ जो जो था उन सब ने तो हमें ऐसा करते हुए देख लिया है ना। और अब पता नहीं मैं कैसे इस इंडस्ट्री में रहूँगी। सब मेरे बारे में कितना ज़्यादा गलत समझेंगे। तुमने ये ठीक नहीं किया मलंग। माही लगातार मलंग को ये सब कहे जा रही थी। तभी मलंग लगातार माही के करीब आता जा रहा था। दूसरे ही पल वो माही के बेहद ही करीब आया और उसकी आंखों में देखकर बोला, क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा? ये सुनकर माही अपनी आंखें बड़ी करते हुए थोड़ा हैरानी से बोली, इसमें भला क्या अच्छा लगेगा मुझे? और तुमने ऐसा किया ही क्या है जो मुझे अच्छा लगेगा? बोलो, ये कोई अच्छी चीज़ है जो तुमने मेरे साथ आज शाम को करी है, वो भी सबके सामने? बल्कि मुझे तो सिर्फ और सिर्फ एम्बेरसमेंट ही फील हुई है। मलंग उसकी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, जब मैं तुम्हारे इन होठों को अपने होठों से चूम रहा था, तब क्या तुम्हें एहसास नहीं हो रहा था कि उस वक्त तुम किस कर रही हो और किस तरह से अपने आप को फील कर रही थी मेरी बाहों में? मलंग के ये कहते ही माही की आंखें हैरानी से फैल गईं और वो तुरंत ही अपना सर ना में हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हें बिल्कुल भी फील नहीं कर रही थी। मुझे तो एहसास भी नहीं हो रहा था कि तुम मेरी बाहों में हो। तभी मलंग ने उसके होंठों को अपनी उंगलियों से रब किया और माही हल्के से सिसक उठी, क्योंकि मलंग के किस करने से ऑलरेडी उसके होंठों में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। अब वापस से मलंग उस टच को महसूस करके वो थोड़ा सा डर गई थी। तभी मलंग ने उसे छोड़ दिया और बिना किसी भाव के बोला, मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। ये सुनकर माही को कुछ समझ में नहीं आया और उसने ना समझी में कहा, व्हाट हैपेंड? क्या हुआ तुम्हें मलंग? तभी मलंग ने गुस्से के साथ कहा, तुम्हारा सच जो तुमने मेरे साथ किया है वो बार बार मुझे तुमसे दूर कर देता है। तुमने जो कुछ भी किया है उसे आज भी मैं भूल नहीं पाया हूँ। ये कहकर उसने वापस से दूसरे ही पल अपने लैपटॉप को ऑन कर लिया और अपनी निगाहें अपने लैपटॉप की तरफ घुमा दी। तो वहीं जब माही ने ये सुना मलंग के मुंह से, तो वो सब कुछ समझ गई और मलंग को देखते हुए बोली, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि किस तरह से तुम्हें महसूस हो रहा होगा, इसीलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ये कहकर वो मलंग के हाथ को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी,
लेकिन इस वक्त मलंग ने उसके हाथ को जोर से झटक दिया और गुस्से से बोला, मुझसे दूर रहो प्लीज़, मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना। ये सुनते ही माही थोड़ा हैरान हो गई। उसे समझ में नहीं आया कि अभी ऐसा क्या हो गया और अब वो किस तरह से रिएक्ट करे, क्योंकि कुछ देर पहले मलंग उसके साथ जिस तरह से बिहेव कर रहा था और अब जिस तरह से मलंग उसके साथ बिहेव कर रहा था उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था। माही को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी मलंग के इस तरह से गुस्सा करने से। उसने कुछ भी नहीं कहा और उसने बस अपना सर नीचे की तरफ झुका लिया और चुपचाप बैठ गई। कुछ ही देर में कार अपार्टमेंट के बाहर रुकी और कार का गेट अपने आप ओपन हुआ और माही कार से बाहर जाने लगी, लेकिन मलंग ने अभी भी उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा। बस वो अपने लैपटॉप में काम किए जा रहा था। तभी मलंग को देखते हुए माही बाहर निकलते हुए रुक गई और मलंग की तरफ मुड़ी और उसने मलंग को थैंक यू बोला। ये सुनकर मलंग ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए आपस में मिलाते हुए कहा, लेकिन थैंक यू किस बात के लिए? इसके जवाब में माही ने कहा, तुम्हारी वजह से ही मुझे वो फिल्म मिली है, इसीलिए मैं तुमको थैंक यू बोल रही हूँ मलंग। तुमने हमेशा से मेरी मदद की है। तभी मलंग थोड़े से गुस्से के एक्सप्रेशन के साथ बोला इसके जवाब में, और तुमने तुमने क्या किया? हमेशा से मुझे धोखा दिया है। ये फिर सुनते ही माही के चेहरे की स्माइल गायब हो गई और फिर कार का गेट अपने आप ही बंद हो गया। कुछ ही देर में कार वहां से निकल गई। अब उसने आंखों में आंसू भर के खुद से कहा कि शायद मैंने बहुत ही देर कर दी है मलंग को समझाने में। मलंग मुझे इतनी आसानी से माफ़ नहीं करेगा। ये सब कहते हुए वो सीधा अंदर की तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही माही अपार्टमेंट के गेट पर पहुंची, गेट का नज़ारा देखकर वो हैरान हो गई और वो तुरंत ही हड़बड़ी के साथ अंदर जाते हुए बोली, दी दी प्रिंस कहाँ पर है और क्या हुआ है? आप दोनों बिल्कुल ठीक तो है ना? ये कहकर वो जैसे ही मिष्टी के कमरे की तरफ बढ़ी तो इस वक्त मिष्टी अपने कमरे से बाहर की तरफ ही निकल रही थी और माही परेशान होकर मिष्टी से बोल रही थी, दी ये सब क्या हुआ है? सामान इतना ज़्यादा टूटा फूटा क्यों पड़ा है और आप ठीक तो है ना? प्रिंस कहाँ पर है? मिष्टी माही से बोलती है, माही पहले तुम शांत हो जाओ, ऐसे चिल्लाओ मत। अभी अभी प्रिंस को मैंने सुलाया है और हाँ, अगर वो तुम्हारी आवाज़ सुनकर जग गया ना, अगर तुमने उसे जगा दिया तो वो फिर से रोने लगेगा। तभी माही ने धीरे से कहा, मगर दी लिविंग एरिया का ये हाल ऐसा किसने कर दिया है और दरवाज़ा भी टूटा हुआ है? ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर यहाँ कुछ हुआ है क्या मेरे जाने के बाद? आप दोनों ठीक है ना? कहीं गुंडे तो यहाँ पर नहीं आए थे? ये कहते हुए वो काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रही थी। तभी मिष्टी को वो ऊपर से नीचे तक घबराते हुए देखने लगी, लेकिन उसकी घबराहट को देखकर मिष्टी ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो माही, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है। लेकिन शायद कुछ वक्त में सब कुछ ठीक नहीं रहेगा। ये सुनकर माही को कुछ समझ में नहीं आया और उसने हड़बड़ी में कहा, ये क्या कह रही हैं आप दी? प्लीज़ मुझे साफ साफ बताइए कि आखिर बात क्या है, क्या हुआ है? क्योंकि घर की जिस तरह से हालत में देख रही हूँ उसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर तोड़ फोड़ की गई है। ज़रूर मेरे जाने के बाद यहाँ पर कुछ तो हुआ है। ये सुनकर मिष्टी लिविंग एरिया में आते हुए उदासी के साथ बोली, मुझे लगता है कि हमारा प्रिंस बहुत ही जल्द मुझसे दूर चला जाएगा। माही मिष्टी को देखते हुए गुस्से से बोली, ये क्या बकवास कर रही हैं आप दी? किसने कहा है आपसे कि हमारा प्रिंस हमसे दूर हो जाएगा? तभी मिष्टी ने थोड़ा घबराते हुए कहा, अतुल अग्निहोत्री। अतुल अग्निहोत्री यहाँ पर आए थे। माही हैरान रह गई अतुल का नाम सुनकर और उसने हैरानी के साथ कहा, वाट, ये आप क्या कह रही हैं? क्या वाकई अतुल अग्निहोत्री यहाँ पर आया था? इसके जवाब में मिष्टी ने भी अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ, वो यहाँ पर आए थे और उनको प्रिंस के बारे में भी पता चल गया है कि प्रिंस उनका ही बेटा है। और तो और जब मैंने उनसे 5 साल पहले की बातें कहीं तो उन्होंने कहा कि मुझे गलतफहमी हुई थी उनके बारे में। उनके और सना के बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जो हम सोचते हैं उनके लिए। लेकिन मैं कैसे उनकी बात पर यकीन करूं? मुझे उनकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं है, क्योंकि हमने वो फ़ोटोज़ खुद देखी थी और उन फ़ोटोज़ में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि कैसे वो सना के साथ उसकी बाहों में थे। ये सब कहते हुए मिष्टी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई। तो वहीं माही भी ये सब सुनकर हैरानी से बोली, लेकिन दी
अतुल अग्निहोत्री को हमारे घर का एड्रेस कैसे पता चल गया? किसने बताया है उसे कि हम यहाँ पर रहते हैं? उसने आपको चोट तो नहीं पहुँचाई? आप ठीक है ना? और उसने प्रिंस के साथ तो कुछ नहीं किया। ये कहकर वो प्रिंस के कमरे की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी मिष्टी ने उसे रोकते हुए कहा, माही, माही तुम शांत हो जाओ प्लीज़, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने अभी के लिए सब कुछ संभाल लिया है। अभी उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है प्रिंस के साथ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा वक्त तक कुछ भी संभलेगा। बहुत ही जल्द वो वापस आएंगे, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा है कि वो मैंने जो उनसे सच छुपाया है वो उसके बारे में ज़रूर पता लगा लेंगे। इसीलिए मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। अब मैं क्या करूं? सबसे ज़्यादा डर तो मुझे इस बात का लग रहा है कि अगर प्रिंस के बारे में उन्हें पता चला तो वो हमारे प्रिंस को हमसे दूर कर देंगे। और ये सब सुनकर माही ने अब गुस्से के साथ कहा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप बेवजह ही डर रही हैं उस अतुल अग्निहोत्री से। वो ऐसे कैसे हमारे प्रिंस को हमसे दूर कर देगा? मैं कभी भी ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं हमारे प्रिंस को हमसे दूर नहीं जाने दूंगी, फिर वो चाहे अतुल अग्निहोत्री ही खुद क्यों ना यहाँ पर आ जाए। ये सब सुनकर मिष्टी आगे बढ़ी और उसने माही को कसकर हक कर लिया और उसके आंखों के कोनों से उसके आंसू निकलने लगे और वो सिसक सिसक कर रोने लगी। उसने कुछ देर पहले तक जो अभी खुद को संभाल रखा था, अब वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी और माही के सीने से लगकर अब वो काफ़ी ज़्यादा सिसक रही थी और रो रही थी। मिष्टी को इस तरह से रोता देख माही ने भी उसे संभालते हुए कहा, दी प्लीज़ खुद को आप स्ट्रांग बोलती हो ना, तो फिर आप ऐसे खुद को कमज़ोर क्यों कर रही हैं? आप ऐसे कमज़ोर हो जाएगी तब तो वो अतुल अग्निहोत्री हमसे ज़रूर जीत जाएगा। मिष्टी रोते हुए बोली, मैं मिस्टर अग्निहोत्री की वजह से खुद को कमज़ोर नहीं कर रही हूँ माही, बल्कि मैं तो कमज़ोर हो चुकी हूँ सिर्फ़ और सिर्फ अपने बेटे के लिए, अपने प्रिंस के लिए। क्योंकि मुझे अच्छे से पता है जैसे ही मिस्टर अग्निहोत्री को प्रिंस के बारे में पता चलेगा, उन्हें पता चलेगा कि वो उनका ही बेटा है, वो उसे मुझसे दूर कर देंगे। क्योंकि उनकी बातों में मुझे कहीं ना कहीं खुद के लिए नफ़रत और गुस्सा साफ महसूस हो रहा था। वो गुस्सा, नफ़रत जो शायद मैंने पहले कभी नहीं देखा था उनकी आंखों में। ये सुनकर माही ने गहरी सांस लेकर कहा, दी आप इतना ज़्यादा क्यों डर रही हैं उससे? अगर उस अतुल अग्निहोत्री के अंदर आपके लिए गुस्सा और नफ़रत है तो वही गुस्सा आपके अंदर भी उसके लिए है, वही नफ़रत आपके अंदर भी है उसके लिए। क्योंकि आप बोल रही हैं ना कि उसने आपको धोखा दिया था सना के साथ मिलकर, इसीलिए आप इस तरह से डरिए मत, बल्कि आप हिम्मत से काम लीजिए। तभी मिष्टी ने कहा कि अब मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। आज जिस तरह से मिस्टर अग्निहोत्री गुस्से में थे और जिस तरह से वो मुझसे ऐसे बातें कर रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा नफ़रत करते हैं, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है उनके दिल में मेरे लिए। लेकिन किस बात के लिए मुझे ये नहीं पता है। अब उन्होंने गलती की है तो उन्हें मुझसे नाराज़ होने का कोई हक भी नहीं बनता है। गुस्सा तो मुझे उनसे होना चाहिए, नफ़रत तो मुझे उनसे करनी चाहिए। तभी माही मिष्टी की तरफ देखते हुए बोली, आप फिक्र मत कीजिए दी, उसके बारे में हम बाद में पता लगा लेंगे। लेकिन अभी आखिर अतुल आपसे किस वजह से नाराज़ है, ये सब जानने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। लेकिन आपको उस अतुल के पास जाना ही होगा। उसे आप अपने तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश कीजिए, तभी कुछ काम हो पाएगा। मैनिपुलेट का नाम सुनकर ही मिष्टी अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोली, मुझसे ये सब नहीं होगा माही, मैं ऐसी चीज़ें कभी नहीं कर पाती हूँ, तुम ये चीज़ अच्छे से जानती हो। तभी माही ने मिष्टी को समझाते हुए कहा, लेकिन आपको करना ही होगा दी, क्योंकि आपको प्रिंस को संभालना है। और प्रिंस को अगर एक बार भी उसके बारे में पता चला ना कि अतुल ही उसका डैड है, तो वो बहुत ही ज़्यादा जिद करेगा अतुल के पास जाने के लिए। तो आप क्या करेंगी बोलिए? मुझे लगता है कि आपको खुद ही अतुल अग्निहोत्री से प्रिंस के सच के बारे में सारी चीज़ें बता देनी चाहिए। क्योंकि अगर उसे किसी दूसरे इंसान से पता चलेगा तो वो और भी ज़्यादा नाराज़ हो जाएगा आपसे और फिर शायद सारा बना बनाया खेल भी बिगड़ जाएगा। इसके जवाब में मिष्टी ने बस अपना सर हाँ में हिला दिया और माही वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। इधर उसके जाने के बाद मिष्टी ने खुद से कहा कि शायद माही ठीक कह रही है, मुझे
खुद से ही अतुल अग्निहोत्री को सारी चीज़ें बता देनी चाहिए। अगर अतुल को किसी तीसरे इंसान से प्रिंस के बारे में सच पता चलेगा तो शायद अतुल मुझसे और भी ज़्यादा नाराज़ हो जाएगा और उसकी नाराज़गी मेरे प्रिंस को मुझसे दूर कर देगी। फिर इससे अच्छा ही है कि मैं खुद ही अतुल से उसके बारे में सब कुछ बता देती हूँ। मुझे बता देना चाहिए। ये सोचते हुए ही उसने अपना फ़ोन उठाया और उसने कुछ सोचते हुए डायरेक्ट ही एक नंबर पर कॉल डायल कर दिया। रात का वक्त हो चला था। इधर डाइनिंग एरिया में इस वक्त नौकर डिनर टेबल को साफ कर रहे थे और सभी डिनर को लगा रहे थे। तभी वहां पर मलंग अपनी गोद में सामिया को लेकर डाइनिंग एरिया की तरफ आया। उसने सामिया को चेयर पर बैठा दिया। तभी सामिया, जो काफ़ी ज़्यादा खुशी थी, वो जल्दी जल्दी से डिनर करने लगी। लेकिन इस वक्त वहां पर अतुल आया। मलंग अतुल को ध्यान से ऊपर से नीचे तक देखने लगा। अतुल अपनी चेयर पर आकर बैठ गया और फिर वो डिनर करने लगा। और फिर वो मलंग को घूरते हुए बोला, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुमने कुछ किया है? ये सुनते ही मलंग ने हल्के से गुस्से में कहा, मैं देख रहा हूँ कि आप आज कुछ ज़्यादा ही बदले हुए लग रहे हैं। तो अतुल ने भी उसे देखते हुए कहा, ये तुम्हारी गलत फहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके जवाब में मलंग ने एक नज़र सामिया को देखा जो अभी डिनर कर रही थी और फिर अतुल को देखकर बोला, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप जरूर कुछ तो हुआ है जो मुझसे छुपा रहे हैं। मुझे आप बताना नहीं चाहते हैं। मुझसे शेयर कीजिए। मैं भी जानना चाहता हूँ कि आज आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। ऐसा भी क्या हुआ है आपके साथ? इसके जवाब में अतुल थोड़ा सा चिढ़कर बोला, क्या तुम थोड़ी देर चुप नहीं रहोगे? मैंने कहा ना कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें मेरी बात पर यकीन करना चाहिए। तभी मलंग हल्के से गुस्से में बोला, भाई, अगर आपने मुझसे कुछ भी छुपाने की कोशिश भी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे आप? ये कहकर वो अपनी जगह से उठा और गुस्से से वहां से बाहर की तरफ निकल गया। तो वहीं अतुल, जो अभी डिनर कर रहा था, उसने मलंग को जाता हुआ देख अपने हाथों की दोनों मुट्ठियां कसकर बंद कर ली और फिर गुस्से से बोला, मुझे अच्छे से पता है कि तुम किस तरह के इंसान हो, इसीलिए अभी के लिए मैं तुमसे कुछ भी नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो फिर बनती बनाई बात भी बिगड़ जाएगी। फिर तभी सामिया ने कहा, डैडी, मुझे मम्मा चाहिए। ये सुनते ही अतुल के गुस्से और भी ज़्यादा बढ़ गया और उसके एक्सप्रेशन पूरी तरह से डार्क हो गए। सामिया की ये बात सुनते ही अतुल के एक्सप्रेशन बदल गए और वो गुस्से से सामिया को देखते हुए बोला, व्हाट नॉनसेंस, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? सामिया ने डरते हुए कहा, डैडी, पर पेरेंट्स मीटिंग में सभी अपने मम्मा और डैडी के साथ आते हैं और मेरे साथ सिर्फ मेरे चाचू जाते हैं। आप भी मेरे साथ नहीं आते हैं, इसीलिए प्लीज़ मुझे मम्मा चाहिए और मुझे आप दोनों के साथ ही पेरेंट्स मीटिंग में जाना है और मुझे कुछ भी नहीं पता। ये सुनकर अतुल ने अपने हाथों की मुट्ठियां और भी कसकर बंद कर लिया और फिर गुस्से से बोला, तुम मम्मा को चाहती हो जिसने तुम्हारे पैदा होते ही तुम्हें कूड़ेदान में फेंक दिया, जो तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती थी, तुम्हें अनाथ करके चली गई थी। उसकी बात सुनकर सामिया अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोली, ये आप क्या कह रहे हैं डैडी? अतुल अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, आज के बाद कभी भी तुम अपनी माँ का जिक्र भी मत करना मेरे सामने। ये कहकर वो गुस्से से उठा अपनी चेयर से और वहाँ से बाहर की तरफ जाने लगा। तभी सामिया ने मासूमियत और उदासी के साथ कहा, क्या क्या वो सच में मुझसे प्यार नहीं करती है, इसीलिए उन्होंने मुझे कूड़ेदान में फेंक दिया था? ये सुनकर अतुल के चलते हुए कदम एकदम से रुक गए और फिर उसने गुस्से के साथ कहा, अब तुम उसका जिक्र भी मत करना और यही सच है, वो तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती थी और उसने तुम्हें कूड़ेदान में फेंक दिया। ये कहकर वो वहाँ से निकल गया। तभी सामिया की बड़ी बड़ी आंखों से आंसू आ गए। उसने कहा, मम्मा, मम्मा, आप बुरी थी क्या? आप मुझसे प्यार नहीं करती थी? पर दादी तो कहती हैं कि मम्मा अच्छी होती हैं और वो अपने बच्चे से बहुत ही ज़्यादा प्यार भी करती हैं। तो फिर मेरी मम्मा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उन्होंने मुझे डस्टबिन में क्यों फेंक दिया? क्या उन्हें मुझसे प्यार नहीं था? मैं इतनी बुरी हूँ? मैं भी उनसे अब कभी प्यार नहीं करूँगी। आई हेट यू मम्मा, आई हेट यू। ये कहकर वो भी गुस्से से सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। तो इधर दूसरी तरफ कैटेज में जैसे ही कशिश की टैक्सी कैटेज के बाहर आकर रुकी, वो जल्दबाजी के साथ टैक्सी से बाहर निकली और थोड़ा सा परेशान होते हुए अंदर की तरफ जाते हुए बोली, पता नहीं क्या हुआ होगा अयांश के साथ। उसने मुझे इतनी धीमी आवाज़ में बोला था कि उसको मेरी ज़रूरत है।
आई होप वो ठीक होगा। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रही है आयांश की, कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। लेकिन तभी ये कहते हुए वो जैसे ही कॉटेज के अंदर कदम रखती है, तो सामने का नज़ारा देखकर उसके कदम अचानक से रुक गए और वो बहुत ही ज़्यादा हैरानी से सामने की तरफ देखने लगी, जैसे उसने कोई बहुत ही बड़ी चीज़ देख ली हो। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का ये अध्याय यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं इस कहानी में अब आगे क्या होने वाला है, तो आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट। बहुत ही जल्द सना की सच्चाई भी अतुल के सामने आएगी और फिर अतुल कौन सा कदम उठाएगा, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी नेक्स्ट पार्ट में। और क्या मिष्टी अतुल को प्रिंस के बारे में सारी सच्चाई बता देगी और फिर अतुल क्या रिएक्ट करेगा उसकी बात को सुनकर, ये सारी चीज़ें आप देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फ्रेंड्स।